दोस्तों मैं शराबी हूँ। मेरा नाम दिलीप है। हाय दिलीप भाई। हो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दोस्तों आज भगवान की कृपा है, आप भाइयों का साथ है और एक का सुंदर मार्गदर्शन है। यही कारण है कि मैं शराब का जहरीला घूंट अभी तक नहीं लिया और एक संतुलित जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर से पायनियर ग्रुप का बहुत बहुत आभारी हूँ, जो कि मुझे मेरे अनुभव कथन के लिए मुझे अवसर मिला है। अभी जो एक रिहाब सेंटर से जो भाई आए हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, क्योंकि आज से 10 साल पहले मैं रिहाब सेंटर से वापस आया था, तो मेरी इतनी खतरनाक रिलैप्स हो गई थी कि मैं मीटिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो जो अभी जो बिहार से जो भाई है, उनसे मेरा हार्टिएस्ट रिक्वेस्ट है कि वो मीटिंग से जुड़े रहे, ताकि मेरे समान जिंदगी, जो मेरी पूरी खत्म हो चुकी थी जिंदगी, उसका अनुभव मुझे अभी भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। तो कीप कमिंग बैक, आते रहिए। जो बिहार वाले भाई जो रियाब से जस्ट आए हैं, दोस्तों आज का जो विषय है, अभी सुधीर भाई ने तो बहुत ही, वो बहुत लिटरेचर का नॉलेज है उनको। सही बात है उनकी कि ये जो प्रमादी स्वभाव, बेजवाबदार, अस्थिर और आत्म केंद्रित, अभी ये बिग बुक से ही है, लेकिन खासतौर पे डॉक्टर ओपिनियन में भी तुम्हें किस प्रकार का केयरलेसनेस हूँ, मैं निग्लिजेंस कैसा हूँ, मेरे अंदर में इतना इरिटेशन क्यों है, ये तो शराब पीने के पहले था। जब मैं शराबी था तो ये सारी की सारी चीजें मेरे अंदर में पूरी थी, मौजूद थी। पर अभी तो सवाल ये है कि भैया ये चीजें अभी नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा आती है। तो एक चैप्टर है हाउ इट वर्क्स में भी दिया है। अभी कुछ हफ्तों से, 4-5 हफ्तों से मेरा हाउ इट वर्क्स के ऊपर में हिंदी बिग बुक को वाचन पर सेशन चालू है। उसमें भी लिखा है कि भाई मैं कैसा खुद के ऊपर नियंत्रित नहीं कर सकता, मैं कैसा बेजवाबदार हूँ और मेरी जिंदगी पूरी विस्कड़ित हो गई है। क्योंकि हाउ इट वर्क्स में पूरे 12 कदम का मसला है वो पूरा का पूरा। तो वहाँ लिखा है कि भाई एक शराबी, मैं खुद के ऊपर में नियंत्रित नहीं कर सकता मेरा मन, और मैं बेजवाबदार और बेढंगे ढंग से मैं जी सकता हूँ। और एक रेफरेंस आया है हमारे लिटरेचर में, मोर अबाउट अल्कोहलिज्म। यहाँ पे भी बताया है, मोस्ट ऑफ अस हैव बीन अनविलिंग टू एडमिट वी वर रियल अल्कोहलिक्स। नो पर्सन लाइक टू थिंक ही इज बॉडीली एंड मेंटली डिफरेंट फ्रॉम हिज फेलोज। मतलब एक शराबी वास्तविकता को नकारता है मेरे समान। मैं हमेशा, मेरी वास्तविकता क्या है, मैं उसको इग्नोर करता था, और इग्नोर करने के बाद में मेरा जो वर्तन है वो बेपरवाह होता था और मैं प्रमादी होता था। ये प्रमादी का मतलब होता है केयरलेसनेस। यानी मैं एकदम बेपरवाह हो जाता हूँ। ये चैप्टर मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में दिया गया था। और उसके बाद में इसी सब्जेक्ट से संबंधित एक डॉक्टर्स ओपिनियन है, जो डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ ने लिखा है। तो वहां पे भी डॉक्टर सिल्कवर्थ ने लिखा है कि देयर आर रेस्टलेसनेस, इरिटेबल एंड डिसकंटेंट। मतलब अस्वस्थ, चिड़चिड़े, असमाधानी और प्रमादशील, एंड वे केयरलेसनेस। क्योंकि इसका कारण क्या है कि मैं कर्तव्य अपनी जो है और वो जिम्मेदारी मैं भूल जाता हूँ। मेरे जो कर्तव्य है, मेरे जो काम है और मेरी जो जिम्मेदारी है, मैं भूल जाता हूँ। मैं कोई जवाबदारी लेना ही नहीं चाहता हूँ। इसलिए उसको बोला निग्लिजेंस या तो केयरलेसनेस, केयरलेस। ये चीजें हमको, हमारा जो तत्व ज्ञान है एक का, या तो मैं मसूदा भी बोल सकता हूँ, इसमें प्रमाद के बारे में काफी कुछ लिखा गया है। लेकिन ये बीमारी के तहत हो रहा है। नैतिक दोष जो है मेरे, इसका कारण ये नहीं है। बिग बुक मतलब उसमें लिखा गया है कि भाई जो हमारा जो मसौदा है या तो हमारा जो तत्व ज्ञान है, अल्कोहलिक साइंस का लिटरेचर जो है, उसमें ये बोलता है कि भैया ये शराबी के नैतिक दोष नहीं है। रेस्टलेसनेस, इरिटेशन एंड डिसकंटेंट, ये उसके मॉरल डिफेक्ट नहीं है। तो ये क्या है, बोलता है वो, कि ये यार डिसीज का पार्ट है। ये एक मेरी बीमारी का एक भाग है, मेरी बीमारी का एक लक्षण है। ऐसा उन्होंने लिटरेचर में लिखा है। थोड़ा मैं ब्रीफ करूंगा अपने आप को मेरा अल्कोहलिज्म के बारे में। दोस्तों बड़ी अच्छी लाइफ थी मेरी।
मेरा परिवार भी अच्छा था, मेरी मिसेज भी पढ़ी लिखी थी, मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ। मेरे काम धंधे वगैरह ठीक ठाक थे और बड़ी सुंदर जिंदगी कर रही थी। जैसे भी सुधीर भाई ने बोला ना, जर्नी शब्द यूज किया उन्होंने कि भाई यात्रा ही मंजिल, मंजिल कहीं और है ही नहीं, यात्रा ही मंजिल है। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद यात्रा ही मंजिल है, मंजिल कहीं है ही नहीं। बड़ी अच्छी बात। अभी एक एक बात सुधीर भाई की मैं थोड़ा सा ध्यान में रखता हूँ, क्योंकि बहुत बार सुना उनको। अभी बीच में ये पिंक सिटी में भी उनका फैमिली आफ्टर वर्ड्स के ऊपर में अच्छा खासा शेयरिंग हुआ, एक आधे घंटे का। मैंने वो पूरा सुना उनको, और सुना ही नहीं, बल्कि जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया था, मैं बोला पूरे के पूरे वो 11 चैप्टर थे और 12 कदम थे। मैं बोला पूरा डिटेल भेजो मेरे को, क्योंकि मुझे जीवन भर सुनना है और मुझे जीवन भर सीखना है, मुझे जीवन भर सीखना है। तो वो पिंक सिटी में शायद जुलाई महीने से स्टार्ट हो गया था, एंडिंग में या तो फर्स्ट वीक और अगस्त में खत्म हो गए थे। वो 11 चैप्टर बिग बुक के और 12 स्टेप्स, उसमें से सुधीर भाई ने फैमिली आफ्टर बर्थ के ऊपर में बड़ा बखूबी से मस्त शेयरिंग किया था। वो भी शेयरिंग अभी भी मेरे पास में है। और मैं बहुत कुछ सीखता हूँ आप लोगों से, बहुत कुछ सीखता हूँ। मुझे जीवन भर सीखना है, तो वो सारा डिटेल मैंने मसौदा उनसे मांग लिया था। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं ये चीजें देखते रहता हूँ, क्योंकि बड़ी खतरनाक बीमारी में हूँ मैं। कभी भी ये पलटवार कर सकती है। तो दोस्तों, जो मैं बता रहा था कि मेरा परिवार ठीक ठाक था, मेरे बाल बच्चे ठीक ठाक थे और मेरा काम धंधा भी ठीक ठाक था। थोड़ा मैं परिवार से, मेरे भाई भी दोनों जो है वो भी ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी एक अच्छा खासा परिवार का मैं भी एक सदस्य था। अच्छे खासे सेंट्रल गवर्नमेंट में एज ए कॉन्ट्रैक्टर करके मैं काम कर रहा था। 70-75 लोग मेरे पास में काम कर रहे थे। और आखिर का पड़ाव ऐसा आ गया कि वो पूरी डिपेंडेंसी हो गई साली शराब के ऊपर में। रात में भी पी रहा हूँ, दोपहर में भी पी रहा हूँ और सुबह भी पी रहा हूँ और पैटिया 3 बजे उठ के जा रहा हूँ। ये किस प्रकार का पागलपन, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन घर के लोगों को दिख रहा था कि ये थोड़ा सा इसकी मानसिकता में बदलाव आया है। तो नागपुर के आस्था हॉस्पिटल है, डॉक्टर पवन साइकेट्रिस्ट के पास मुझे लेके गए। वहाँ मुझे लॉकअप में रहना पड़ा, इलेक्ट्रिकल के शॉक मिले मुझे। और कुछ दिन के बाद में मुझे वहां से डिस्चार्ज किया गया और डॉक्टर ने बोला कि देखो यार, बोले तुम यहाँ से जाओगे तो अभी शराब नहीं पीना, बोले हाथ नहीं लगाना, नहीं तो तुम मर जाओगे, बोले बहुत तकलीफ हो गई, बोले हमको मालूम है, बोले तुम यहाँ पे 3-4 दिन थे, बोले। बावजूद में उसकी बात को इग्नोर कर दिया और फिर हाथ में शराब आ गई। और शराब ऐसी चली कि मेरे काम धंधे भी एक एक चले गए। डिफेंस गया, मोइल गया, और इस रेलवे गया, और आखिर में डब्ल्यूसीएल भी गया। और लास्ट में काम बचा था सेंट्रल रेलवे में, वो भी चला गया। उसमें मेरे 19 लाख रुपए फॉरफिट हो गया, यानी करीब 12 लाख रुपए के बिल थे मेरे, और 7 लाख रुपए ईएमडी थी। वो 2 साल का काम था, वो भी चला गया। बहुत लंबी चोट हो गई। अच्छा हो गया भगवान की कृपा से कि मेरे वो बैच बट्टे के पैसे नहीं थे, नहीं तो सुसाइड वाला मसला था। उसके बाद में दोस्तों फिर और घर के लोगों को लगा कि अभी इसको रिहाब सेंटर में डालना चाहिए। दोस्तों, मैं 100 दिन रिहाब सेंटर में था। रिहाब सेंटर में वालों ने भी मुझे छुट्टी के बाद में बताया कि भाई देखो, फलानी फलानी जगह अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग होती है। अगर आपको निरंतर शराब से दूर रहना है तो आपको मीटिंग करना पड़ेगा। दोस्तों, बड़े मुश्किल से मैं एक दिखावा करने के लिए मिसेस को साथ में लेके जा रहा था, 1.5 से 2 महीना केवल। और मुझे लगा कि अभी बीमारी भी समझ गई और रिकवरी भी समझ गई और 12 कदम भी समझ गई और हाउ हार्ट, ये सारी चीजें समझ में आ गई। और मैं कन्नी काटने लगा मीटिंगों से। और फिर जैसे मैंने कन्नी काटना चालू कर दिया, मेरे अंदर में जो मेरी पर्सनैलिटी है, इरिटेशन है, डिसकंटेंट है और रेस्टलेसनेस, फिर से मैं चिड़चिड़ा, असमाधानी, असंतुष्ट, बेपरवाह, बेजवाबदार फिर से बन गया मैं। जो पहले जो दिलीप था, फिर से वही चीजें चालू हो गई जो मेरी बेसिक या तो नेचुरल इंस्टिंक्ट में है। मेरी प्रवृत्ति फिर से, पुरानी जो धारणा थी, पुरानी प्रवृत्ति थी, फिर से चालू हो गई सेम। जैसे कि डॉक्टर कार्ल जंग ने बोला है कि अपनी आइडियाज और अपनी थ्योरी और अपने पुराने प्रेजुडाइज, मतलब पुरानी धारणा, मुझे खिड़की से बाहर फेंकना पड़ेगा। अभी ये समझ में आ रहा दोस्तों, लेकिन तब नहीं समझ में आ रहा था। उसके बाद में मैं
बेकार अवस्था में चला गया। मतलब ऐसी बेकार अवस्था हो गई मेरी कि घर में रात को बहुत तमाशा हो गया। पूरे काम धंधे गए, हमेशा चिड़चिड़, हमेशा ड्रामा, हमेशा तनाव, और हमेशा तमाशा ही तमाशा, मारा पीटी घर में, औरत को वगैरह मैंने बहुत जलील कर दिया था। और वो बेचारी रात को 11 साढ़े 11 बजे, दोनों बच्चे छोटे थे, एक 6वीं में लड़की थी, एक और तीसरी में लड़का था, और उसकी साड़ियाँ वगैरह मैंने काट दिया था। और काटा ही नहीं था तो जो मेरे हाथ में जो काटने का जो इंस्ट्रूमेंट था वो भी मैंने उसको गले को चिपका दिया था। उसने एक झटका मारा, वो इंस्ट्रूमेंट नीचे गिर गया, और वो बैरंग जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में दोनों बच्चे को रोते रोते रात के 11 साढ़े 11 बजे मुझे छोड़ के चले गए। अब मैं इतना कमीना आदमी, इतना बेईमान आदमी कि औरत की उम्र मेरे 30 साल की, 31 साल की, देखने में ठीक ठाक थी और जवान थी। मुझे इसका मलाल नहीं है कि रात में 11 साढ़े 11 12 बजे साले ऑटो वाले, रिक्शे वाले कैसे होंगे, उसके साथ में क्या व्यवहार करेंगे, मुझे इसका कोई मलाल नहीं है। मुझे उसका कोई रत्ती भर चिंता नहीं थी। वो निकल गई। मेरा मकान था अच्छा, वो भी चला गया 12 के भाव में। फिर भाई के पास में गया, भाई ने पहले एक भाई ने भगा दिया, फिर दूसरे भाई के पास में गया। दूसरे भाई को मैंने शराबखोरी में मारा था। सबसे बड़ा भाई, मेरे से दोनों बड़े भाई है, उसमें से जो सबसे बड़ा भाई था उसको मैंने मारा था। तो उसको लगा कि साला इसको भगाना है यहाँ से, तो भगाना कैसे। तो उसने एक प्लानिंग किया। ठीक है बोले, तू आया है बोले तो ये फुटपाथ पर सोना पड़ेगा तेरे को, और लेटरिन बाथरूम यूज नहीं करना है, और दरवाजे के अंदर में नहीं आना है। ये फुटपाथ है, ये रोड है, ये अपने ब्लैंकेट ले और ये चटाई ले और ये वाकर ले, यही सो जा। दोस्तों ऐसे ठंडी के दिन थे, नवंबर दिसंबर, इसके ऐसे ठंडी में मैंने बड़े मुश्किल से कुछ समय काटा। और उसके बाद में उसको ये लगा कि ये साला इसको तो अभी मारना बेकार है, क्योंकि मैंने ही मारा था उसको। तो अगर इसको भगाना है तो कैसा भगाना। तो मेरे जो ओढ़ने के और बिछाने के कपड़े थे उसने मेरे एब्सेंटी में जला दिया। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी वाला काम। अब झगड़ा तो नहीं कर सकते, मार तो नहीं सकते, तो उसको भगाना है तो कैसे भगाना है। उसके कपड़े जला दो। सामने में ग्राउंड था, फुटपाथ के सामने में, मैं फुटपाथ पे सोता था, और जला दिया उसने। दरवाजे खिड़कियां बंद करके कौन से गाँव गए पता नहीं, 4 दिन आए नहीं। मैं अनवांटेड घाटों में रहने आ गया, बर्निंग घाटों में। अब वहां कोई फिक्र ही नहीं, एक दो सिक्योरिटी गार्ड रहते थे और मुर्दे रात भर जलते रहते हैं। 5 महीने से ज्यादा समय मैंने वहां पे निकाला, और आखिर का पड़ाव ऐसा आ गया, कभी अभी जी के भी करना क्या है, क्योंकि सब कुछ तो जल गया है। औरत ने बोल दिया कि कसाई आदमी के पास में मुझे नहीं रहना है। उसके पूरे कपड़े मैंने काट दिया था, सलवार सूट साड़ियाँ जो भी थे, ड्रेसेस पूरे काट दिया था। बहुत बेकार अवस्था में उसकी कर दिया था मैंने। तो मुझे ये सोच आ रही थी कि अभी भाई मैं, सब कुछ गया, काम धंधे, सम्मान, इज्जत, रिस्पेक्ट सब चला गया। घर वो भी चला गया, परिवार वो भी चला गया। मानसिकता पूरी विकृत और पूरा बीमार, मानसिक रूप से मेंटल डिसऑर्डर डॉक्टर ने प्रमाण कर दिया था। अभी मसला ये करना क्या है। तो एक शराबी को अच्छे विचार नहीं आते, मुझे भी वैसे ही विचार आए कि आई कमिट टू सुसाइड। भाई अभी जी के कोई मरना नहीं है, आत्महत्या करना यही एक उपाय है। क्यों कि आई एम नॉट इन एग्जिस्टेंस, मेरा अस्तित्व पूरी तरह खत्म हो चुका था। दोस्तों 3 4 दिन ये मैं सोचने लगा, और जिस दिन मुझे सुसाइड करना था उस दिन मुझे सुबह लगा कि यार मेरे भाई ने मुझे थोड़ा पढ़ाया लिखाया है, जो भी मेरे लिए हेल्प किया है, उसकी माफी मांगू। ये पता नहीं कहाँ से विचार आ गया, ये ग्रेस ऑफ गॉड। तो मैं उसके पास में गया, तो एक उसने फिर से मुझे भगा दिया, बैरंग गेट आउट फ्रॉम हियर। बोले मेंटल डिसऑर्डर आदमी के लिए मेरे घर में जगह नहीं है, पागल इंसान के लिए मेरे घर में जगह नहीं है। बहुत बेकार अवस्था थी, क्योंकि महीनों से नहाया नहीं था, ब्रश नहीं, बहुत बेकार अवस्था, पैर में चप्पल नहीं ठीक से, कपड़े पूरे गंदे थे, मैले थे, बदबू आ रही थी। इस टाइप का मेरा लेवल हो गया था। मैं उसने भगा दिया तो फिर मैं बैरंग उल्टे पैर निकला फिर से अपने मिशन के तरफ। मेरा मिशन सुसाइड था। एक मेंबर मिला, जैसे यहाँ पे विजय भाई है, सुधीर भाई है, ऐसे एक मेंबर मिला। वो भी एकदम न्यूकमर था, लेकिन वो मुझे जानता था अच्छे से। यार बोले दिलीप तू ये क्या पागल है क्या, बोले तू तेरी अवस्था क्या हो गई, बोले एक जमाने का कॉन्ट्रैक्टर, बोले क्या तेरा लेवल था, क्या तेरा स्टेटस था, क्या तेरा रुतबा था,
एक ही बस्ती में रहते थे, क्या अवस्था हो गई बोलते, दारू छोड़ना है क्या बोले। मैं बोला बकवास मत कर, सारे प्रयास हो चुके हैं, अभी तो कहाँ लेके जाएंगे, सब हो गया बोला। साइकिट्रिस्ट का लॉकअप, डॉक्टर की मेडिसिन, उसके बाद में साइकिट्रिस्ट के लॉकअप में एडमिट रह चुका हूँ मैं, व्यसन मुक्ति में रह चुका हूँ मैं, रिहाब सेंटर में रह चुका हूँ मैं। अब दारू भैया कहीं बंद नहीं होती। नहीं बोले फलानी जगह प्रोग्राम है, रिट्रीट है, चल बोले 250 रुपये या 300 रुपये फीस है बोले 2 दिन का। मतलब मेरे पास में कई महीनों से पैसे नहीं यार, तम्बाकू खाने के लिए मेरे पास में पैसे नहीं, तू यार पैसे की बात कर रहा है। तो ठीक है बोले, हम देख लेंगे, तू चल। दोस्तों वहां गया मैं, यही पाइनियर ग्रुप, 2 दिन का रिट्रीट था, जनवरी 20 और 21, 2017। शरीर पूरा वहां पे मेरा वाइब्रेशन हो रहा है, कपकपा रहा है शरीर, बॉडी से पानी निकल रहा है, 15-20 साल की शराब, और लोग बड़े चाव से खाना खा रहे हैं, मस्त एंजॉयमेंट कर रहे हैं, एंजॉय फुल अपनी लाइफ जी रहे थे। वहां पे देख रहा था तो सब लोग कड़क में कपड़े में, प्रेस है, जीन्स शर्ट, और मैं एक भिखमंगा वहां पे। पहला दिन बड़ा कैसे कैसे तो भी निकला। फिर दूसरा दिन बहुत ही कठिन, वो क्रेविंग्स और विड्रॉल्स खतरनाक, पहले दिन दूसरे दिन। लेकिन कुछ ओल्ड टाइमर थे, बोले दिलीप, शराब पीने से इंसान मर सकता है, शराब छोड़ने से कोई इंसान नहीं मरता, थोड़ा दर्द और तकलीफ होगी। दोस्तों दूसरा दिन निकला, मटन वटन खा रहे थे लोग, मेरे से नहीं जम रहा था। आवाज आ रही क्या भैया? आ मनीष रही भाई आवाज आ रही? हाँ आ रही सॉरी, आवाज आ रही। हाँ एक फोन आया था। जी जी, ये हमारे ट्रस्टी साहब नागपुर के वहाँ है ना, सिंगापुर में वीडियो कॉल कर रहे थे, सॉरी। तो दोस्तों दूसरा दिन निकल गया बड़े मुश्किल से, सब लोग अपने घर में जाने लगे। अब मेरा घर ही नहीं था, तो मैं शाम तक रुका रहा वहाँ पे, 4-5 बजे तक। एक दो मेंबर आए, अरे बोले तुम घर में नहीं गए? मैं बोला भैया मेरा घर नहीं है, परिवार नहीं है, काम धंधे नहीं है, मैं भैया लावारिस हूँ, घाटों में जाऊंगा रहने के लिए अभी। अरे नहीं यार बोले, मेरा टेनिस खाली है एक मेंबर, बोले 2-4 दिन 8 दिन जो निकालना है निकाल ले बोले। ठंडी के दिन से, बहुत ही खतरनाक ठंडी थी, दिसंबर अपना जनवरी महीने की। दोस्तों कुछ दिन मैंने निकाला और मुझे बोला गया वहीं पे मीटिंग में, रिट्रीट में, कि भाई बोले मीटिंग करो बोले बस। जो गया हुआ है, वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस लिखित दावा करती है कि जो गया है वो वापस आ सकता है। ये मेरे को ताकत मिली वहां पे। और दोस्तों एक झंझावात चालू हो गया, जैसी शराब की क्रेविंग आती थी तो मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था कभी। वो बारिश रहे, पानी रहे, धूप रहे, छाव रहे, या ठंडी रहे, मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया शराब के लिए। या कोई साला बीमार पड़ा रहे मेरे घर में, या कोई आपाधापी आ जाए कितनी बड़ी सी बड़ी, लेकिन मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। दोस्तों एक खूंगाट बांधा मैंने कि नहीं, जो गया है वो जाने दो, अब जो बचा है वो बचा रहेगा। लेकिन मेरे पास में वो भी साला कुछ भी बचा नहीं था, कुछ भी बचा नहीं था। मतलब मैं, हाथ में कटोरा नहीं था, लेकिन मैं भीख मांग रहा था। मुझे कुछ लोगों ने, मेंबरों ने, हफ्ता 2 हफ्ते मुझे शाम को 30 रुपए दे के मेरे को खाना खिलाते थे। 30 रुपए का खाना मिलता था सरकारी, वहां पे 30 रुपए का खाना मैंने 15-20 दिन खाया। और दिन में नहीं खाया, क्योंकि दिन में दोपहर की मीटिंग करता था, और वही चाय पानी पर वही लोग करते थे सारी अरेंजमेंट। तो मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, मैंने 90 दिन में 90 मीटिंग नहीं किया, मैंने 90 दिन में 250 मीटिंग कर लिया, सुबह दोपहर शाम। और थोड़ा सा लिटरेचर भी मिलता था पढ़ने के लिए ओल्ड टाइमर लोगों से। वहां लिखा था कि भाई कॉम्प्रोमाइज इज द एनिमी ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्राम। अल्कोहलिक सेंस का प्रोग्राम आध्यात्मिक है, और आध्यात्मिक प्रोग्राम के साथ में अगर मैं कॉम्प्रोमाइज करता हूँ तो मैं दुश्मनी ले रहा हूँ। ये बात रियलाइज हुई, कुछ 3 हफ्ते महीने लगे मुझे, ये रियलाइजेशन आ गया कि नहीं, मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया शराब के प्रति। बीमार अवस्था में, मैं स्वयं भी अगर बीमार रहता था तो डॉक्टर को बोलता था भैया ये सलाइन होने के बाद में मुझे अर्जेंट काम में जाना है, ये इंजेक्शन होने के बाद में अर्जेंट काम में जाना है। काम कौन सा था? केवल ड्रिंक्स करना था, बाकी दूसरा कोई काम नहीं था। दोस्तों वहां से जर्नी मेरी चालू हो गई, 90 दिन में 250 मीटिंग। मेरा पागलपन धीरे धीरे कम हो गया, और स्पॉन्सर किया 90 दिन में, उनके साथ में अच्छी केमिस्ट्री बनाए। तकलीफ बहुत हो रही थी, परिवार नहीं था, काम धंधे ठीक से नहीं थे, रहने की जगह नहीं थी, के बड़े वांदे थे, यानी एक्सट्रीमली आई एम गोइंग ऑन क्रुशियल जंक्चर, बहुत ही क्रुशियल जंक्चर था वो। लेकिन ऊपर वाली की साया था, आप लोगों का हाथ था मेरे सर पे। इतनी खतरनाक परेशानी थी, लेकिन मैंने दारू को हाथ नहीं लगाया। और एक एपिसोड ऐसा भी आ गया कि मेरी माँ भी 8 दिन के बाद में गुजर गई। मेरी माँ ने मुझे बोला था, तेरी शराब नहीं छूटी तो बोले मैं एक दिन दम तोड़ दूंगी बोले, ये उसके शब्द थे। मैं केवल 8 दिन का सोबर आदमी,
8 दिन के बाद में मेरी माँ का देहांत हो गया। मतलब मैं उसको, मेरी जो सात्विकता या शराब से दूरी की जो कुछ मदद मुझे करना था वो भी नहीं कर पाया मैं। इतना अभागा आदमी हूँ मैं। दोस्तों जर्नी चालू हो गई, स्पॉन्सर मिल गए, प्रोग्राम चालू हो गया, मीटिंग में मुझे ताकत मिलने लगी। धीरे धीरे पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, और जर्नी चालू हो गई फिर आगे की। फिर धीरे धीरे चौथा पांचवा कदम, फिर समझ में आ गई कि भैया दारू ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। ओल्ड टाइमर बोलते थे कि दारू ये हमारा मसला नहीं है, मसला कुछ और है। तो थोड़ा सा मैं लिटरेचर पढ़ते रहता हूँ। वहां लिखा था कि भाई आई एम नॉट एडिक्टेड टू अल्कोहल और ड्रग्स। मैं नशे का लती गुलाम लाचार बेबस मानसिक रूप से नहीं हूँ। तो मैं किस चीज का लती गुलाम लाचार बेबस मानसिक रूप से हूँ? आगे लिखा था आई एम एडिक्टेड टू एस्केपिंग रियलिटी, नॉट एक्सेप्ट। मैं मेरी वास्तविकता को नहीं मानता। ये बात मुझे रियलाइज हुई, और उसमें पहला आ गया कि मैं कितना बेईमान हूँ और मैं कितना कमीना हूँ, मैं कितना घमंडी हूँ और मैं कितना चालबाज हूँ, और मैं कितना कल्प्रिट हूँ, मैं कितना दोषपूर्ण हूँ मैं। ये सारे के सारे जो मेरे नेचुरल इंस्टिंक्ट है, नैसर्गिक प्रवृत्ति मेरी सामने आ गई। और फिर चौथा कदम मेरा आईना दिखा दिया, और आईना दिखने के बाद में धीरे धीरे पांचवा कदम, सिंगल डायमेंशन में जीने वाला इंसान में, किसी के बात की नहीं सुनने वाला, सेल्फ विल रन राइट, सेल्फ विल रन राइट। तो पांचवे कदम में 3 डायमेंशन का प्रोग्राम है, क्योंकि मुझे वहां पे रजामंदी करना है, मुझे वहां पे कन्फेक्शन करना है, मुझे कबूली देना है, और वो भी किसी तीसरे आदमी के सामने। अब ये तो बड़ा खतरनाक मामला है, क्योंकि ये सीक्रेट मेरे को ओपन करना है। 3 डायमेंशन क्या है? पांचवा कदम मुझे बोलता है कि ईश्वर के सामने, खुद के सामने, और अन्य तीसरे व्यक्ति के सामने मुझे कन्फेक्शन करना है, मेरे सीक्रेट्स उनके सामने ओपन करना है। ये बात स्पॉन्सर के साथ में हो गई। तो अब मालूम पड़ गया धीरे धीरे अनुभव से आप लोगों के, कि भाई इतने हिस्से में बढ़ गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और जुर्म क्या है पता ही नहीं। ये 4 लाइन बड़ी सुंदर मैंने कहीं पढ़ा था, ये मुझे लागू हो गई। अब पांचवा कदम जो है वो बोलता है कि तेरे पार्ट, मेरे पार्ट में क्या आया है। तो मेरा पार्ट क्या है? ये है बेचैन, अशांत, अस्थिर, खुन्नस, घमंड, लस्ट। खुन्नस है, भीति, डर है, और लस्ट, और जिन लोगों को मैंने हार्म किया, मैंने जिनको दुखाया, और साथ ही साथ ये बेचैनी, अशांति और अस्थिरता, ये भी मेरे अंदर में है। तो ये दोस्तों धीरे धीरे फिर प्रोग्राम आगे बढ़ने लगा, क्योंकि यही कारण थे कि मैं शराबखोरी में इसी कारण की वजह से बार बार शराब पी रहा था। अगर मेरे मन के हिसाब से नहीं हुआ तो लगातार मैं सोचता रहता था, और फिर मैं अशांत होता था। बेचैन मन हमेशा रहता था मेरा। जब मेरा मन ही बेचैन है तो मैं कैसे शांत रह सकता हूँ? मैं लगातार कुछ ना कुछ सोचते रहता हूँ, और कुछ ना कुछ का मतलब गलत ही सोचते रहता हूँ, मैं सही सोचता ही नहीं मैं, क्योंकि मेरी मर्जी चल रही है ना। यहाँ तो बोलता है कि भैया अभी मेरी बेसिक विलिंगनेस, अभी अब मुझे अलग रखना पड़ेगा। मैंने बहुत ऑपरेट कर लिया मेरी बेसिक विलिंगनेस को। मैं सेल्फ विलिंग, मेरी जो विलिंगनेस है, सेल्फ विलिंगनेस, मैंने खुद ऑपरेट किया है। अभी मुझे भगवान की विलिंगनेस क्या है? भगवान ऑपरेट करेगा मुझे, लेकिन मैं खुद ही ऑपरेट करने वाला, मतलब मैं मेरी मर्जी लगाने वाला इंसान। नॉन स्टॉप बेचैनी, और बेचैनी की वजह से ना रात में नींद लगना। अगर रात में अगर नींद नहीं लग रही है तो शरीर मेरा थकान थकान महसूस होंगी, और अस्वस्थता महसूस होंगी। ये चीजें धीरे धीरे सामने आ गई, और शारीरिक बेचैनी बन गई। फिर अशांति और मुश्किल, शांति से मैं बैठता ही नहीं था, हर जगह मुश्किल होता था। और शारीरिक बेचैनी के साथ साथ में मेरे को मानसिक बेचैनी होने लगी। फिर चिंता, तनाव, या किसी समस्या के कारण मेरे अंदर में शांति मिलती नहीं थी, लेकिन हमेशा मानसिक तनाव, हमेशा मानसिक तनाव, रेस्टलेसनेस इसको बोला गया, रेस्टलेसनेस, क्योंकि ये मेरी मानसिक शांति को भंग कर देती, ये मेरा अभाव है रेस्टलेसनेस। इसलिए मुझे सहज महसूस नहीं होता, हमेशा मैं बेचैन रहता हूँ। ये बात धीरे धीरे सामने आई, और उसके बाद में मैं ये सोचता था कि साला खुन्नस
मतलब मेरा जो क्रोध है इतना खतरनाक, इरिटेबल, इरिटेबल यानी चिड़चिड़ा, एकदम क्रोधी, जिसको उद्विग्न बोलते। क्रोध भी ऐसा रहा था, ये किस टाइप का साला क्रोध है मेरा। छोटी छोटी बातों पे मैं गुस्सा हो रहा हूँ, और इतना पराकोटी का गुस्सा कि किसी की भावना आहत हो रही है। बहुत जल्दी मैं क्रोधित हो जाता, बहुत जल्दी चिड़चिड़ा, मतलब तुरंत मैं रिएक्शन देता था। बदले की भावना, रिटेलिएशन, आर्गुमेंट, ये क्या बात है साहब। हर चीज में आर्गुमेंट, हर चीज में रिटेलिएशन, बदले की भावना, आर्गुमेंट, दूसरे को जज करना, जस्टिफिकेशन खुद के बारे में। ये क्या बात है। ये सारी की सारी चीजें शराब ने करवाया था। और उसके बाद में फिर अभी क्रोध है तो उत्तेजित होऊंगा ही। असहिष्णुता मेरे अंदर में आएंगी, चिड़चिड़ापन, जब भी कोई मेरे को छोटी मोटी बातों से गुस्सा आता था और जल्दी में उत्तेजित होता था। फिर वैसा मेरा चिड़चिड़ापन होने के बाद में मेरा चिड़चिड़ा स्वभाव बन गया। और जब भी किसी व्यक्ति के स्वभाव में चिड़चिड़ा होता था तो अक्सर गुस्से में रहता था मैं, नॉन स्टॉप गुस्सा है। ये क्यों हो रहा है ऐसा, इसके कारण क्या थे, ये मुझे बाहरी दुनिया में नहीं मालूम पड़ा। इसके साथ में गुस्से के चक्कर में मैंने कई लोगों के संबंध मैंने मेरे बिगड़ गए, मेरे व्यक्तिगत संबंध खराब हो गए, और संबंधों में समस्याएं पैदा होती थी। मैंने बार बार रिएक्ट करना, बार बार आर्गुमेंट करना, बार बार रिटेलिएशन करना। ये क्या मजरा है, रिएक्ट, हर चीज में मेरा रिएक्शन जाना ही चाहिए। दूसरे को क्या जज करना, मैं क्या इतना ज्ञानी हो गया क्या। ज्ञानी होने का भ्रम था मेरे अंदर में। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी मूर्खता में नहीं है, ये जो ज्ञानी होने का जो भ्रम है, ये उसकी मूर्खता है। ये इधर आने के बाद मेरी रियलाइज हुआ। झूठा घमंड, झूठा, मेरे व्यक्तिगत संबंध खराब हो गए। मेरा चिड़चिड़ा और ये क्रोधी और उद्विग्न स्वभाव से मेरे व्यक्तिगत संबंध खराब हो गए। उनके साथ में हमेशा समस्याएं पैदा होती थी, अच्छी चीज होती नहीं थी। दूसरे के साथ में कभी भी मेरे संबंध अगर मुझे अच्छे प्रस्थापित करना है तो ये मेरा चिड़चिड़ापन और ये मेरा जो क्रोध है, क्रोधी नेचर है, ये 14 अप्रैल का डेली रिफ्लेक्शन है। रिसेंटमेंट यानी खुन्नस, क्रोध के बाद में सीधा खुन्नस। 14 अप्रैल का डेली रिफ्लेक्शन, मेरा क्रोध जो है वो नंबर 1 का दुश्मन तो बोला गया, लेकिन वो जहर है, बोलता है जहर, इट्स पॉइजन एंड इट कैन किल अस। ये मुझे मार डालेगा, ये मुझे जहर है, जहर। 14 अप्रैल का डेली रिफ्लेक्शन है। क्रोध क्या है मेरे लिए, तो ये मेरे लिए जहर है। जहर से कम नहीं हो सकता है। किसी के प्रति अगर मेरे अंदर में खुन्नस आ गई, क्रोध आ गया, एकदम मैं उद्विग्न हो गया, तो उसके बाद में तो मैं दही लस्सी नहीं पीने वाला ना, मैं तो ठेके पे जाऊंगा। मेरे पूरे व्यक्तिगत संबंध खराब हो गए। और इतना ही नहीं, मेरे काम के माहौल में भी खराबी हो गई, क्योंकि हमेशा मेरा नकारात्मक स्वभाव, हमेशा किसी के भी साथ में नकारात्मक रूप से मैं प्रभावित करता था। हमेशा माहौल भी वैसा होता था। इसलिए मेरे जो काम के माहौल में जहाँ पर भी मेरे काम धंधे थे, एक दो बार मेरे को मेरे मिसेज को लेके जाना पड़ा। मैं डीआरएम ऑफिस में मेरे कुछ काम लटके हुए थे, तो मुझे वो बार बार कंप्लाइंस में नहीं दे पा रहा था। उनके तरफ से दुनिया भर के नोटिस आते थे मुझे कि भैया तुम अपना काम ठीक से सुचारू ढंग से करो, सुचारू ढंग से करो। पर मैं अपना खाने पीने में रहता था, दोस्त भाई में रहता था, और हमेशा चिड़चिड़पना रहता था, हमेशा क्रोधी रहता था, मैं हमेशा उद्विग्न रहता था। तो मेरे अंदर में असहिष्णुता और उत्तेजित होने की जो भावना है, ये पूरी मतलब खतरनाक लेवल पर थी। तो ऐसे में पूरा नकारात्मकता का माहौल बन गया था। वो बार बार मुझे कंप्लाइंस के लिए बुलाते थे, बोले तुमको इतने शोकाज नोटिस दिए, बोले तुमने अभी तक कंप्लाइंस नहीं दिया। मैं क्या कंप्लाइंस दूंगा, क्योंकि मेरी मानसिकता ही ठीक नहीं है। तो उसके चक्कर में मैं मेरी मिसेज को लेके जाता था कि भैया कम से कम तू आगे बढ़। लेकिन बेचारी को, उसको क्या मालूम कि टेंडरिंग क्या होता है, कंप्लायंस क्या होता है, ग्रीवेंसेस क्या होता है, उसको क्या पता। लेकिन मैं उसके सामने करता था साला। लेकिन संबंध तो मैंने खराब किए थे ना, मानने को ही तैयार नहीं। ये इस टाइप की मेरी मानसिकता बन गई थी। और उसके बाद में डिसकंटेंट की बात आई है। असंतुष्ट, असंतोष, हमेशा, हमेशा के लिए असंतुष्ट। मैं किसी भी काम में मुझे रस नहीं। कभी कभी मैं भी मजाक में बोलता हूँ घर में, विशेष ने कुछ बोल दिया, अरे बोला हट, मुझे यार बोला रस नहीं है अभी कोई चीज में। तो क्या बोलते, कबर में पैर जा रहे क्या तुम्हारे। मैं मजाक में बोलता हूँ, रस नहीं है यार जिंदगी में रहा अभी। बोले मीटिंग में जाते हो, फेलोशिप में रहते हो तब रस रहता है, और घर में आने के बाद में रस नहीं है। ये बात है। चैरिटी बिगिंस एट होम, फैमिली आफ्टरवर्ड्स। जब ये मैं इसको सीरियसली गहराई से देखता हूँ तब मालूम पड़ता है कि भाई मसला क्या है। तो ये जो असंतुष्टता है और असंतोष है, डिसकंटेंट, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। देखिए, मैं चाहता कुछ हूँ और मुझे मिलता कुछ है।
क्योंकि मैं अपनी वर्तमान स्थिति से कभी संतुष्ट नहीं रहता। मेरी पास की परिस्थिति है, एक लाइन लिखी है कि इस अल्कोहलिक सेलेंस के मीटिंग में मैं कितने भी साल आके बैठूं, अगर मेरे में रत्ती भर भी सुधारना नहीं हो रही है, तो इस मीटिंग में बैठने के बाद में भी मैं शराब पी के बैठ, और उसका टाइटल है ड्राई शराबी। सही बात है। 8 महीने हो गए थे मेरी मिसेज तलाव तलाव मीटिंग, सुशील भाई मीटिंग ले रहे थे, तो मालूम पड़ गया था कि मैं बाहर का हूँ। अब मुझे लगा भैया आई है तो मेरा पैचअप हो जाएगा। सीधी सीधी बात है, तो रहने के वांदे थे, खाने के वांदे थे, बहुत बेकार अवस्था थी, चाय तक नहीं बना सकता था मैं। कोई मतलब यूटेंसिल नहीं था, कोई बर्तन नहीं थे, कोई कुछ भी नहीं था मेरे पास में। तो 8 महीने के बाद में मिल आई, अगस्त महीने में। मैं जनवरी में आया, अगस्त महीने में आई, और 10 तारीख का हमारा एनिवर्सरी था। मैं बोला अभी अपना बाजा बज गया, गेम जमने वाला है। आई बेचारी। आने के बाद में, मीटिंग के बाद में, वहाँ जो मीटिंग ले रहे थे उनको पूछा गया कि बोले ये इनकी मैं विशेष हूँ बोले, मैं 1.5 साल से बोले इनसे दूर हूँ बोले, इनका स्वभाव दारू 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 के चक्कर में आज बच्चों के माध्यम से मालूम पड़ा कि ये अभी 8 महीने से दूर है शादी से, अपना शादी से। तो क्या मैं अभी इनके पास रह सकती हूँ क्या? क्या दूसरा सवाल था मेरी मिसेज का, क्या इनकी दारू अभी परमानेंट बंद हो गई क्या? तो वहाँ चेयरमैन जो थे, मीटिंग ले रहे थे, सुशील भाई, उन्होंने बता दिया प्रोग्राम अपडेटेड थे में आज का है। मुझे भी 30 साल से ऊपर हो गए बोले, मैं भी गारंटी नहीं पिया, आज फेलोशिप में है, आज मीटिंग में, आज की गारंटी। मिसेस हो गई कंफ्यूज, उसको लगा कि साला ये क्या बोल रहे हैं। उसने और प्रोलॉन्ग कर दिया, कैचअप नहीं हुआ। मैं फिर से असंतुष्ट, चिड़चिड़ा और असमाधानी, रेस्टलेसनेस, इरिटेड एंड डिसकंटेंट, उसे जहाँ था वही है कि भाई अब थोड़ा बहुत फूड रिस्टोर। आपकी आवाज नहीं आ रही दिलीप भाई। अभी आ रही जी? अभी आ हेलो। रही? हाँ, अभी आ रही है, अभी आ रही हाँ। तो फिर दूसरा कदम हो गया। फिर सवाल आ गया मेन कदम करने का, कि भाई मैंने पूछा मेरे स्पॉन्सर को, बोला 8 महीने के बाद में मेरी मिसेस आई और पैचअप के चक्कर में आई थी वो, लेकिन बोला आपने ऐसा जवाब दे दिया है, तो बोला वो कंफ्यूज हो गई। साला और मालूम नहीं बोला कितने दिन आती नहीं, कितने महीने नहीं आती, कितने साल नहीं आती। दिलीप बोले शराब छोड़ने का ये प्रोग्राम नहीं है, हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, तो हमको दूसरे को बदलना नहीं है, बदलना है खुद को। तुम्हारे अंदर में अभी भी बोले वही है गुण दोष जो पहले थे, जो तुम्हारे बच्चे के माध्यम से उनको मालूम पड़ रहे हैं कि पप्पा के अंदर में अभी भी गुस्सा है, अभी भी पप्पा टेंशन मतलब इरिटेट है, अभी भी पप्पा रेस्टलेसनेस है, और अभी भी पप्पा डिसकंटेंट है। उसके अंदर में वो तनाव है, वो क्रोध है, वो असंतुष्टि उनके बातों से झलक रही है। घमंड जैसे का वैसा है, अहंकार जैसे का वैसा है, खुन्नस जैसी की वैसी है, चिड़चिड़पना जैसा का वैसा है। ये बातें मुझे बोला मेरे स्पॉन्सर ने, बोले भी टाइम आ गया है इन्वेंट्री का। अब भैया इन्वेंट्री तो लेना है, अब मुझे सीक्रेट ओपन करना पड़ेगा। अब वो तीसरा आदमी, तो क्योंकि मैंने पहले बोला सिंगल डायमेंशन में मैं जीने वाला, एक अपना अलग ही खाका था अपने लाइफस्टाइल जीने का। जैसी जिंदगी जलानी थी मैंने जला दिया। अब वो राख पर भैंस नहीं और वो धुएं पे एतबार नहीं वाला मसला आ गया। लेकिन मैं वही पकड़ के था, मैं वही पकड़ के था कि धीरे धीरे लिटरेचर पढ़ना चालू हो गया, मीटिंगें हो गई चालू, स्पॉन्सर मिल गए, और समझ में आ गया कि भैया जैसे डॉक्टर कार्ल जंग ने बोला है कि भैया अपनी आइडिया और अपनी थेरी और अपने प्रेजुडाइस वो खिड़की के बाहर फेंक दो। जो भी मेरी पुरानी धारणा है, मतलब मेरी जो बेसिक इंस्टिंक्ट है, जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, मेरी जो नैसर्गिक प्रवृत्ति है, मेरी नैसर्गिक प्रवृत्ति को मुझे बदलना पड़ेगा। अगर मैं बदलता नहीं हूँ, ये डिफेक्ट जैसे के वैसे रहेंगे, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। शराब छोड़ने का ये प्रोग्राम नहीं है। सोब्राइटी इज नॉट जस्ट अबाउट अल्कोहल। दारू की दूरी सब कुछ नहीं है। बिल साहब ने भी बोला, लिखा है, बोला है कि द अल्कोहलिक एनोनिमस प्रोग्राम इज नॉट अ गेट टू सोबर। केवल और केवल दारू से दूरी का मसला नहीं है ये। तो हैप्पी जायज बोलता है कि भाई खुशनुमा जिंदगी है क्या आज? ये इन्वेंट्री में मालूम पड़ता है मुझे। मुझे मेरी जब इन्वेंट्री लेता हूँ, मेरा आईना सामने आ जाता है कि सही में आज घर के लोग खुशनुमा जिंदगी जी रहे क्या? कि आज भी है, गुस्सा है, तनाव है, चिड़चिड़ापन है, आज भी है क्या? ये मुझे देखना पड़ता है। बार 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 काम धंधे में भी असंतोष। मैं मेरा जहाँ पे प्रोफेशन था, मेरा
जॉब था वहां पे भी वही काम था मेरा वाला। हर जगह सामाजिक लेवल पर भी, व्यक्तिगत लेवल पर भी, हर जगह मेरी ये जो तनाव की जो परिस्थिति थी उसका प्रभाव मेरे परिवार पर पड़ता था। बहुत सारे तरीके से मेरे प्रभावित हुआ है मेरा परिवार, भावनात्मक तनाव। मेरा जो असंतुष्टपना है, जो खवल रहा था, ये भावनात्मक तनाव, चिंता, अवसाद और तब मुझे सामना करना पड़ता था। क्योंकि शराब के कारण जो परिवार के सदस्य भावनात्मक तनाव में और चिंता में, अवसाद में ग्रस्त हो गए थे। डरे डरे अब सहमे सहमे रहते थे, खुले में बात नहीं कर सकते थे, इतना भावनात्मक तनाव था। और उसके बाद में परिवार में जो प्रभाव हुआ, उसमें एक भावनात्मक तनाव में हो गया, चिंता, अवसाद का सामना करना पड़ता था। फिर दूसरा, संबंधों में तनाव आ गया। शराबीपन के कारण मेरा परिवार के सदस्य के बीच में मेरे जो संबंध थे वो पूरे दूरी बढ़ गई और तनाव बढ़ने लगा। ये भी मालूम पड़ गया कि मेरा जो अशांत और अस्थिर स्वभाव के कारण मेरी आर्थिक समस्याएं, मेरे परेशानी हो गई मेरे को। कारण मेरा शराबीपन के केवल परिवार की या आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता गया। जैसे कि मैं शराब पर मेरा अधिक खर्च और काम पर अनुपस्थिति रहना, कारण कि आय कम हो रही है। भैया आय कम हो रही तो क्या करेंगे, दारू में उसका अब्सेंट रहना। और उसका खास जो प्रभाव पड़ा मेरा इस आरआईडी का, मेरे बच्चों पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। क्योंकि मैं बार बार उनकी भावनात्मक भावनाओं से मैं खेल रहा था। कुछ भी अनाप शनाप बोलना उनको, उनको मारा पीटी करना, मतलब ऐसा उनका जो आत्मसम्मान था, मिसेस का आत्मसम्मान को मैं रगड़ता था, बच्चे को आत्मसम्मान को रगड़ता था। और उनकी समस्याओं की तरफ में किसी प्रकार का ध्यान नहीं देना। तो ये मेरा शराबीपन के कारण बच्चों को मैंने बहुत भावनात्मक लेवल पर और शारीरिक लेवल पर भी मैंने मार मारी है, जिसका भुगतान मुझे आज भी भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि मुझे किसी की मदद लेना नहीं आता, किसी पेशेवर की मदद लेना आया ही नहीं कभी। शराबखोरी में मैं हमेशा दूसरों को ही दोषी देने वाला, रिएक्ट करने वाला, आर्गुमेंट करने वाला, रिटेलिएशन करने वाला, जज जज करने वाला, ये सारी की सारी चीजें मेरे अंदर भी थी। क्योंकि मैं सीमा को निर्धारित करना ही नहीं चाहता था। परिवार के सदस्य शराबी के लिए मेरी सीमा निर्धारित करनी चाहिए। अभी मैं देख रहा हूँ कि भैया अभी मुझे मेरी सीमाएं मुझे निर्धारित करना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, मुझे स्वयं की देखभाल भी करना पड़ेगा। क्योंकि ये शारीरिक ही नहीं, ये बहुत मेरा भावनात्मक स्वास्थ्य भी बिगाड़ बिगाड़ सकता है ये। क्योंकि ये रेस्टलेसनेस, इरिटेशन और डिसकंटेंट ऐसी चीजें है कि शारीरिक ही नहीं तो मेरा भावनात्मक भी संतुलन मेरा बिगड़ सकता है। इसलिए मुझे इन सारी चीजों के ऊपर में जो 12 कदम एक प्रभावी शस्त्र है, इन तीनों चीजों को निपटने के लिए जो प्रभावी शस्त्र दिया है मेरे को, वो जो 12 कदम है। और 12 कदम का मतलब अध्यात्म, और अध्यात्म का मतलब पर्सनैलिटी चेंज। अध्यात्म यानी मेरा पर्सनैलिटी चेंज का मामला आ गया कभी। क्योंकि अल्कोहलिक सेंस प्रोग्राम आध्यात्मिक है और आध्यात्मिकता का बेस ईश्वर बोला जाता है। तो अभी अगर मुझे आध्यात्मिक लेवल पर, यानी आध्यात्मिकता शब्द भला ही बहुत बड़ा है, पर मेरे पर्सनैलिटी में चेंज आना चाहिए, मेरे व्यक्तिमत्व में बदलाव आना चाहिए। क्योंकि मेरा आत्म विकास होना ही चाहिए। अभी इधर आने के बाद में कुछ तो लेवल पर होना चाहिए, मतलब एक सकारात्मक परिवर्तन। मेरे जिंदगी में जो नकारात्मक परिवर्तन था, एक बेहतर बनने के लिए मेरा आत्मविकास और सकारात्मक परिवर्तन नहीं होता, तब तक मैं ये आध्यात्मिक लेवल पर नहीं आ सकता हूँ। दूसरा, मुझे ध्यान और प्रार्थना की जरूरत है, जो 11वां कदम बोलता है। क्योंकि मेरा जीवन जीने का अर्थ कुछ था ही नहीं साला, कोई उद्देश्य ही नहीं था, कभी कोशिश भी नहीं किया मैंने। लेकिन यहाँ आने के बाद में जीवन का जो अर्थ है, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम आपको। जीवन के उद्देश्य अर्थों को समझने की कोशिश करना पड़ेगा। और नैतिकता और मूल्य को देखना पड़ेगा मुझे कि भाई क्या नैतिकता थी मेरी और मेरा वैल्यू क्या था। जीवन में नैतिकता और मूल्य को अपनाने का मुझे भी प्रयास करना पड़ेगा। मैं ये सारी चीजों से बहुत दूर था। भाई नैतिकता क्या है, मूल्य क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे आंतरिक शांति। जो अब मेरे जीवन में शांति और संतुष्टि प्राप्त करने का मुझे प्रयास करना पड़ेगा। तो ये जो मैं 12 कदम करता हूँ,
तो ये जो चीजें है, जैसे आत्म विकास बोला मैंने, ध्यान और प्रार्थना बोला, जीवन का अर्थ बोला मैंने, नैतिकता और मूल्य, और आखिरी में आता है कि भैया आंतरिक शांति। मुझे आंतरिक शांति दुनिया में सबसे बड़ी अगर कोई दौलत है, मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि मैंने पावड़े से पैसा कमाया। आज से 15 साल पहले मैंने लाखों रुपए कमाया। 70-80 लोग मेरे पास में काम करते थे, 4 व्हीलर में, एसी में उस समय घूमता था मैं। पूरी गाड़ी के अंदर में बाटल नहीं रहती थी, पूरी पेटी रहती थी। इस टाइप का मेरा कॉन्ट्रैक्टरशिप था। पर दोस्तों शांति नहीं थी, आत्म शांति नहीं थी, आंतरिक शांति नहीं थी। मैं वो खो चुका था, पूरी तरह मैंने खो चुका था आंतरिक शांति। इसलिए आज मैं बोल सकता हूँ कि मेरी अगर सबसे बड़ी अगर कोई जायदाद है या कोई प्रॉपर्टी है, तो वो है मेरी आत्म शांति। अगर आत्म शांति नहीं है, पीस नहीं है, तो मेरे पास में कितना भी मटेरियलिस्टिक लाइफ, भौतिकता कितनी भी रहेंगी, मैं कितने लोगों को भी ये 7.25 साल में मरते हुए देखा, ए के बाहर भी और ए के अंदर में भी। कितने लोगों को सुसाइड करते हुए देखा, कितने लोगों को मैंने पाइजन पीते हुए देखा, दोनों तरफ, ए के बाहर और ए के अंदर में भी। तो आत्म शांति से बड़ी, आंतरिक शांति से बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती है मेरे लिए। ये जो चीज है, ये केवल मैं आध्यात्मिकता का केवल अनुभव रियलाइज कर सकता हूँ, क्योंकि ये शब्दों में बयान करने वाली बात नहीं है। बिल साहब ने लिखा है, ए स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट अ थ्योरी, वी हैव टू लिव इट। आध्यात्मिकता का मतलब कोई सिद्धांत नहीं है, कोई कल्पना नहीं, कोई परिकल्पना नहीं है, या कोई थ्योरी नहीं है। इसको जीना पड़ेगा। 12 कदम, अगर मैं 12 कदम अपनी जिंदगी में लागू करता हूँ, तो डेफिनेटली ये जो आध्यात्मिकता है, जो मेन प्रोग्राम है, जो मेरे दुर्गुण है, मेरे को मेरे दुर्गुण के ऊपर में निरंतर काम करना पड़ेगा। जो मेरे शराबखोरी में जो सद्गुण थे वो पूरे अ, खत्म हो चुके हैं। मेरी सत्सद विवेक बुद्धि पूरी डैमेज हो चुकी है, और जिसके तहत मेरे अंदर में रेस्टलेसनेस, इरिटेशन और डिस्कंटेंट आया। क्योंकि बीमारी मेरी आज ये है, पहले कदम दूसरे कदम में मेरी दारू बंद हो गई है, सवाल ही नहीं। चौथा पांचवा कदम लेने के बाद में मेरे बेसिक इंस्टिंक्ट सामने आ गए हैं। मेरी क्या प्रवृत्ति थी, मेरे हिस्से में क्या आया है, मेरे हिस्से में वही तो है, मेरे पार्ट में क्या आया है कि खुन्नस है, दूसरा घमंड है, लालच है, और भौतिकता है, और लस्ट है, भाईबाजी है, और डर है। ये मेरे हिस्से में आया है। अब ये मेरे मेरा हिस्सा है। अब मैं ये नहीं समझू कि भैया मैंने गलती नहीं किया। वो उसमें लिखा है, 5वां जो अध्याय है हाउ इट वर्क्स में, तूने गलती नहीं किया वो छोड़ दे तू, वो तो अपनी बात ही मत कर। तूने लोगों को कितना तकलीफ दिया, ये बता तू, मेरा हिस्सा क्या है। अभी मैंने बीच में एक शेयरिंग भी सुना था कि भाई मेरे पार्ट में क्या आया है। तूने गलत नहीं किया, दैट इज द सेपरेट मैटर। तूने लोगों को कितना हार्म किया, तूने लोगों को कितना दुखाया, ये बता। तो आज जो है मेरा इमोशनल बॉटम हिट हुआ करके मेरी दारू बंद हो गई। ये मैंने रियलाइज किया, मेरा इमोशनल बॉटम बहुत ही हिट हो गया था, कि एकदम पागलपन में मैं चला गया था। मेरा इमोशनल, मेंटल, ये दोनों बॉटम इतने खतरनाक हिट हो गए थे कि जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन मेरी बीमारी कुछ और है। मेरी बीमारी कि भैया अभी मैंने 3 चीजें के बारे में सुना था कि 3 प्रकार का अगर कोई भी पीड़ित है तो उसके लिए सॉल्यूशन है, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक। मानसिक अगर मैं रुग्ण हूँ, तो मैं साइकेट्रिस्ट के पास में जाऊँ, वो प्रेस्क्रिप्शन करेगा, डायग्नोसिस करेगा, इंजेक्शन देगा, मेडिसिन देगा, मैं ठीक ठाक हो जाऊंगा मानसिक। शारीरिक, मैं कोई एमबीबीएस डॉक्टर के पास में जाऊँ, वो मेरा प्रेस्क्रिप्शन अपना डायग्नोसिस करेगा, इलाज करेगा, प्रिस्क्रिप्शन करेगा, डायग्नोसिस करेगा, मेडिसिन देगा, ठीक ठाक हो जाऊंगा। सवाल आ गया अभी आध्यात्मिक बीमारी का क्या। तो मेरी जो बीमारी है मेन, वो है रेस्टलेसनेस, इरिटेट एंड डिस्कंटेंट। ये मेरी अभी की जर्नी है। अभी जो मैं सोबराइटी में जो चल रहा हूँ, सात्विकता में चल रहा हूँ, दारू से जो दूर हूँ मैं, ये मेरी अभी ये बीमारी उफान मार रही है। हर चीज में मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, हर चीज में मैं आर्गुमेंट कर रहा हूँ, हर मसले में मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, जस्टिफिकेशन कर रहा हूँ। हर जगह मैंपन की भावना, अस्तित्व क्रिएट करने की भावना। ग्रुप में जा रहा हूँ तो मेरी सुनना चाहिए, मुझे, मैं मठाधीश बन गया हूँ। इंटर ग्रुप में जा रहा हूँ तो मेरी सुनना चाहिए, वहां पे भी मठाधीश बन रहा हूँ। कोई प्रोग्राम आ रहा है तो मैं सामने सामने, वहां पे भी मैं मेरी चला रहा हूँ। अब भैया कब तक चलाएगा तू अपनी, पहले तो शराबखोरी में नहीं चला पाया तो साला जमीन चाट लिया, अभी ये में आने के बाद में भी, ये में आने के बाद में भी। भाई मेरे से ज्यादा किसी को समझ रहा है उसकी बात तो समझू मैं।
लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था। शुरू के पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल दुनिया भर के आर्गुमेंट, दुनिया भर के जस्टिफिकेशंस, दुनिया भर के एलिगेशंस और दुनिया भर के रिटेलिएशंस, ये मेरे अंदर में पूरी तरह बैठा हुआ था। आज कैसा आदमी शांत हो गया भाई? कोई पहले ऐसा लगता था कि भाई भगवान भगवान भगवान, थोड़ा सा मैं वो पांचवा अध्याय है ना, अच्छा चौथा अध्याय, वो इग्नोस्टिक, क्योंकि बिल साहब स्वयं ना 100% भगवान को मानने वाले थे और ना ही नहीं मानने वाले थे 100%, लेकिन वो साइंटिफिक लेवल का आदमी था। बिल साहब साइंटिफिक लेवल के इंसान थे। वो ये वही इग्नोस्टिक में अभी तो मैं समझता हूँ कि सारे लोग लिटरेट है, ऑनलाइन का सिस्टम चल रहा है, दौर चल रहा है, तो 12 कदम, 12 ट्रेडिशन या बाकी की चीजें सबको मालूम है, बहुत अवेयरनेस आ गया, बहुत अवेयरनेस आ गया। तो मुझे बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करना है, मुझे ज्यादा बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करना है, मुझे ज्यादा आर्गुमेंट नहीं करना है, मुझे ज्यादा रिटेलिएशन बदले की भावना नहीं रखना है। क्या क्या मिलने वाला है? लेकिन ये मेरी धारणा थी। चिड़चिड़, मेरी बात नहीं सुना तो चिड़चिड़, मेरी बात नहीं सुना तो गुस्सा, मेरी बात नहीं सुना तो घमंड, मेरी बात नहीं सुना तो अहंकार। लेकिन दोस्तों आज नहीं है। आज इसलिए नहीं है कि 12 कदम का प्रोग्राम है। 12 कदम मेरे ईगो को डिफ्लेशन कर देते, पूरा तोड़ डालते मेरे ईगो को, मेरे घमंड को सीधा करने का काम, मतलब जूते मारने वाले काम है ये वाला, हथौड़े मारने वाला काम है मेरे लिए। मेरे कनपट को हथौड़े मारने वाला जो प्रोग्राम है ये है 12 कदम। तब मैं कहीं कायदे में, जो अल्कोहलिक एनोनिमस ने जो बोला है, कायदे में रहूंगा तो फायदे में रहूंगा, तो कायदे की जो जिंदगी है वो मेरे को अल्कोहलिक। और आज मैं बोल सकता हूँ, वो एक यूजलेसनेस, एक होपलेसनेस, ऐसी टाइप की जो मेरी मेंटेलिटी थी, वो मेरी धारणा थी, और जो मेरी विकृति थी पूरी तरह, और सब कुछ जो तबाह हो चुका था, जो बर्बाद हो चुका था, जो अक्कल नाम की चीज खत्म हो गई थी, किसी भी प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं था जीने का। लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि मुर्दे में जान फूकने का मादा इस अल्कोहलिक एनोनिमस के 12 कदम में है। मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि मैं घाटों में रह चुका हूँ 5 महीने से ज्यादा। मुर्दे में जान फूकने का मादा इस अल्कोहलिक एनोनिमस के 12 कदम में है। अगर ये मैं मेरे स्पॉन्सर के माध्यम से ये 12 कदम में मेरी जिंदगी में उतारता हूँ, तो जो अल्कोहलिक एनोनिमस को जो अभिप्रेत जीवन है, हैप्पी जायस फियरलेस, एक आनंदी, एक खुशनुमा जीवन, तो परिवार भी वापस आ गया, बच्चे ग्रोथ हो रहा है, लड़की 10वीं मेरिट आई, 12वीं मेरिट आई, लड़का अभी 4 महीने पहले रिजल्ट आया, फिर लड़का मेरिट आ गया। यार कभी ये सोचा नहीं था कि इतने खतरनाक नशेड़ी के बच्चे इस टाइप का भी कुछ कर सकते हैं, इतना ग्रोथ हो सकता है, मेरिट वगैरह आ सकते हैं, कभी सोचा नहीं था। अब हमारे परिवार में बाकी भी है, इन्वेंट्री नहीं ले रहा हूँ इन्वेंट्री नहीं ले रहा हूँ, लेकिन लगता है कि एक फकनचोट आदमी, अभी मैं फुटपाथ पे बैठ के शेयरिंग कर रहा हूँ, यही बैठा हूँ, थोड़ा सा घर से काफी 500 मीटर पे दूरी पे नीचे बैठ के ये फुटपाथी आदमी हूँ। मेरे को ये समझना पड़ेगा कि साला जैसा मैं शराबी हूँ ना, परमानेंट वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक, इसे वंस एन लर्नर ऑलवेज एन लर्नर, मुझे हमेशा सुनना पड़ेगा, मुझे गहराई से सुनना पड़ेगा, डेली रिफ्लेक्शन से गहराई से सुनना। तो मैं दोस्तों सुनने के लिए इधर में आता हूँ, और मैं बोल सकता हूँ कि एक अल्टीमेट पर्पज ऑफ माई लाइफ इन अल्कोहलिक एनोनिमस, मेरी जिंदगी का अंतिम उद्देश्य जो अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में, एक खुशनुमा जिंदगी, जिन लोगों को मैंने दुखाया, जिनके प्रति मैं चिड़चिड़ा रहता था, जिनके प्रति मैं खुन्नस खाता था, जिनके प्रति मैं असंतुष्ट रहता था, अस्वस्थ रहता था, ये मेरी मेन बीमारी है। लेकिन आज मैं बोल सकता हूँ कि एक परिवार को खुशनुमा जिंदगी जी रहे मेरे बच्चे। वही सुधीर भाई की याद आती है कि भाई कल तक जो दिवाली मेरी रोती थी, आज वो दिवाली हंसती है। और दूसरा पर्पज, एक न्यूकमर भाई को, एक सफर और अल्कोहलिक की मदद, बस इतना ही मेरा उद्देश्य है। क्योंकि ये कौड़ी पैसा, मैंने पहले बोला, बहुत कमा के छोड़ दिया मैंने, बहुत कमा के बहुत पैसा पा लिया मैंने, कोई आत्म शांति और चित्त शांति और मन शांति नहीं मिली। तो दोस्तों मेरा टाइम पूरा कंप्लीट हो गया है, 1 मिनट बाकी है। मुझे नहीं लगता था कि मैं 1 घंटा शेयरिंग कर पाऊंगा, पर अभी ये जर्नी ऐसी, यात्रा ही मंजिल है, मंजिल कहीं है ही नहीं, ये जो शुरू में बोला था सुधीर भाई ने। तो इस विषय पर जो मेरे अनुभव थे, मैंने अनुभव के साथ में कुछ 12x12 का था, और कुछ बिग बुक का रेफरेंस देकर मैंने इस विषय को डिफाइन करने का मेरे अनुभव से प्रयास किया। आप लोगों ने शांति से सुना। चेयरमैन साहब, आपने जो मुझे अवसर दिया, फिर से एक बार पायनियर समूह का बहुत बहुत ऋणी हूँ, आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच।